मिगी होई गे 20 साल। 20 साल हुई है। कदी ना कदी परिवार ने मिलने की कोशिश की? ना मुड़े नहीं की मिलने की कोशिश। कुड़ियाँ आउंदियां ना फोन करदियां ना। उधर दे रोने वाले तो अस इत्थों दे कुंजवानी दे। कुंजवानी दे रोने वाले। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? शांति मनास। किन्ने साल हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? मैंने 14 साल हो गए थे। 14 साल हो गए। कदी ना कदी लगदा होना कि अपना घर भी है ही। नहीं, पिछला भूल गया, भूल गए। पिछला भूल गए, अगला चेता रखो। मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ करती थी, मेरे को भी टोंटबाजियाँ, जाओ आप मेरी जान छोड़ो, ये है अब वो। आपने क्या सोचा है आगे? मैंने जाना नहीं है सर, अब नहीं जाना कहीं। यहाँ सारी फैसिलिटी हैं, ये तो स्वर्ग है, भगवान का घर भी है और स्वर्ग है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे आऊँगी मैं। मेरी बेटी ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੁਗੜਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। आज तक जो भी मदद होती है वो इस आश्रम की तरफ से ही होती है कि एंड टाइम पे भी। एंड टाइम पे उससे भी दुखद ये है, लेने तो नहीं आते, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है, तो जिन्होंने एडमिशन कराई है, जब हम उनको इंटीमेट करते हैं कि भाई ऐसे आपके जो जिनको आपने एडमिट किया था उनकी ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है, तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए और अंतिम क्रिया में आप अपना योगदान जो करना जैसे भी करना आप वो कर, अपने रीति रिवाज के मुताबिक करिए। तो उनका कोरा जवाब ना ही होता जी, आप करिए जो करना है। नमस्कार, मैं अमन कुमार A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं जम्मू के अम्फला स्थित विद आश्रम में, जहां पर ये संस्था कई वर्षों से समाज सेवा, वैदिक शिक्षा और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देती है। आज हम जानेंगे इस आश्रम के इतिहास, जहां होने वाली सेवाओं, कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में। साथ ही ये भी समझेंगे कि आम लोग किस तरह इस नेक पहल से जुड़कर अपना सहयोग जो है वो दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं आश्रम के कुछ प्रबंधक से। तो दोस्तों, एक समाज तभी मजबूत बनता है जब वह अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। होम फॉर द एज एंड इन्फर्म अम्फला केवल एक वृद्ध आश्रम नहीं, बल्कि उन लोगों का घर है जिन्हें प्यार, सम्मान और अपनेपन की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि आप भी इस संस्था के सेवा कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, सेवा या सहयोग के माध्यम से अपना योगदान अवश्य दें। आपका छोटा सा सहयोग किसी बुजुर्ग के जीवन में बड़ी मुस्कान जो है वो ला सकता है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, जो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं विद आश्रम में। हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ की क्या क्या सुविधाएं हैं और भी बहुत सारी बातें रहेंगी। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई मैसेज होगा तो वो ज़रूर कमेंट में ज़रूर रखें। तो सब तो पहले तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है साढ़े A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी च। तो आज अस इस विद आश्रम च तां करियै आए हैं क्योंकि बड़े सारे कुछ परिवार हैं जो बहुत मजबूर होइए कदी ना कदी सोचते हैं कि अस उत्थे कॉन्टैक्ट करचे, किन्ना जच्चे। एदी कुछ डिटेल जिहड़ी है तुस अज साढ़े दर्शकों गी दिओ कि केह् प्रोसीजर है, केह् कैपेसिटी है, इत्थे किन्ना किन्ना इत्थे तक पुज सकते हैं। ये आश्रम जो है जम्मू का सबसे पुराना आश्रम है, सन 1964 से ये बना है जी। 1964 से ये एस्टेब्लिश हुआ। एक कमरे से शुरुआत हुई, तो आज हमारे पास 2 ब्लॉक हैं, जिसमें ग्राउंड +2 मतलब 3 मंजिले बिल्डिंगें हैं, दोनों ब्लॉक। अच्छा। इसमें 90 से 100 के बीच कंफर्टेबली लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसमें 60 साल जो प्लस वाले जो व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 60 साल हो गई है या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो अकेले हैं या मियाँ बीवी हैं, बच्चे जैसे बाहर हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, या जिनके बच्चे भी नहीं हैं और उनको अपना जीवन बिताना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे वृद्धजनों के लिए ये आश्रम बना है।
यहाँ रहने, खाने पीने, कपड़े, दवाई, किसी तरह की, इन सब के लिए किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं ली जाती। ये टोटली फ्री है उन बुज़ुर्गों के लिए जो 60+ वाले लोग हैं। यहाँ पे इस समय हमारे पास 45 लोग हैं, जबकि कैपेसिटी हमारी 90 से 100 लोगों के बीच की है। तो उसके लिए थोड़ा हमारे पास जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में जगह अवेलेबल नहीं है। तो प्रयास ये है कि दोनों कम्प्लेक्स में लिफ्ट लग जाए, ताकि जिनको भी जोड़ों की प्रॉब्लम है या जो जिनको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में अकोमोडेशन मिले, तो उनको नीचे ऊपर आने जाने में दिक्कत ना हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 लिफ्टें हमारे यहाँ लग जाएं और हमारी जो कैपेसिटी है उतने लोग यहाँ पे कंफर्टेबली रह पाएँ। अब चूंकि यहाँ अक्सर वो लोग एडमिशन चाहते हैं जिनके अपने रस्ते बसते परिवार हैं, और परिवार में कला क्लेश है, किसी न किसी वजह से मनमुटाव है, तो वो यहाँ आना चाहते हैं। तो आश्रम की तरफ से हमारी मैनेजमेंट का ये ओपिनियन है, ये फैसला है कि हम उन लोगों को डिस्करेज करें जिनके अपने घर के मनमुटाव की वजह से खाली वो यहाँ आना चाहते हैं। अपने उनका रास्ता बसता घर है, परिवार है, वो अपनी एडजस्टमेंट उनको वहाँ करनी है। अगर हम उन लोगों को भी इंकरेज करेंगे या एडमिट करना शुरू करेंगे तो कई आश्रम कम पड़ जाएंगे और उनके घर टूट जाएंगे। तो हम सबकी सोच ये है कि हमें किसी का घर टूटने में कोई सहायता नहीं करनी, बल्कि उनको काउंसिल करना है कि आप अपने घर में अपनी एडजस्टमेंट करके बाहर रहिएगा। ये आश्रम उन लोगों के लिए हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है, एज ए लास्ट रिजॉर्ट है। जब कहीं नहीं है तो चले जी आश्रम में आए, ना कि जिनका सब कुछ होते हुए भी वो लोग यहाँ आना शुरू करें, तो फिर मुश्किल है। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने, दानी लोग जो हैं वो बड़ी कृपा करते हैं, वो शुरू से ही मदद करते आ रहे हैं। तो उनकी कृपा से जो थोड़ा बहुत सामान हमारे पास कभी बच जाता है, तो वो सामान अब हम वृद्ध आश्रम का बैग प्रिंट करके वो हम पैक बना के हर महीने अलग जगह पे जाना शुरू किया है हमने, ताकि हम उन तक वृद्ध आश्रम का मैसेज भी दें कि यहाँ पे कौन लोग आ सकते हैं, उनके लिए क्या सुख सुविधाएं हैं और सरकार की क्या स्कीमें हैं। और ये वृद्ध आश्रम का जो मटेरियल थोड़ा बहुत हमारे से जो सरप्लस होता है वो उन तक पहुँचाएंगे। और आइडिया ये है कि उनसे पूछें कि आपकी नज़र में कहीं भी कोई ऐसा वृद्धजन जो जिसकी देखभाल नहीं हो पा रही, अगर उनकी नज़र में कोई है तो वो उसको यहाँ वृद्धाश्रम में रेफ़र करें। आइडिया वो है। अब हमने SDM, CDPO, अधिकारीगण और SDM वगैरह इन सब को भी साथ में लेना शुरू किया है, ताकि वो भी अपनी बातचीत वहाँ करें और वो भी अपनी स्कीम के बारे में बताएं, लोगों को अधिक लाभ हो पाए। और साथ में एक बात और है, जैसे बड़े सारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं, मेडिकल जब उनको हेल्थ में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो तब उसमें आप कैसे देखते हो उनको? फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ एक स्टाफ नर्स है पार्ट टाइम, वो आती हैं। उसके अलावा हमने एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी सेटअप की है, जिसमें 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक रिटायर्ड CMO जो हैं वो बैठते हैं। वो हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको कंसल्टेशन देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। साथ ही हमने एक फिजियोथेरापी सेंटर बनाया है, इन बुजुर्गों को फिजियोथेरापी भी वहाँ कराई जाती है, इनसे कोई पैसा नहीं लेना है। तो ये 10 बजे से 2 बजे तक डेली बेसिस पे ये होता है। अगर कभी बीच में कभी इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर ऑन कॉल हैं, इज़ अ वेरी सोशल एंड नाइस काइंड ऑफ ए पर्सन, डॉक्टर भागभूषण शर्मा जी हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ती है हम उनकी मदद लेते हैं, वो कॉल ड्यूटी पे वो आते हैं। एक डॉक्टर थापा हैं, वो भी वॉलंटरी हमारी मदद करते रहे हैं। जब कभी हमें उनकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी हमारी मदद करते हैं। मेडिकल पार्ट इज़ टेकन केयर ऑफ। हमारे यहाँ पे एक लेडी है जो कपड़े धोती हैं, सभी बुजुर्गों को धुले हुए कपड़े मिलें। एक लेडी है जो प्रेस करती है, एक बार्बर है जो पार्ट टाइम जो हफ्ते में 3 दिन आता है, 3 कुक हैं, 8 अटेंडेंट हैं, 3 स्वीपर हैं, एक लेडी केयर टेकर है, एक मेल केयर टेकर है, एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था है कि इन 45 लोगों पे 29 लोग हैं इनकी देख रेख के लिए। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे जो भी बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं तो कभी ना कभी उनके जो बच्चे हैं उनको कहीं रियलाइज़ हुआ हो कि हमने क्या गलती कर दी कि आज हमारे पेरेंट्स कहाँ पे है? कभी ऐसा हुआ कि वो बच्चे यहाँ पर कभी माफ़ी मांगने के लिए आए हों कि हम अपने पेरेंट्स को दोबारा से अपने घर ले चलें? कभी ऐसा हुआ? वो कोई इक्का दुक्का केस है, कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है। वो भी उनके पीछे कोई और मंशा रहती है।
जिन्होंने घर से उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी, अब वो अगर लेने आते हैं, या तो परिवार में किसी का ऑपरेशन है तो घर के लिए कोई एक बड़ा बुजुर्ग चाहिए देख रेख के लिए, या घर में कोई फंक्शन है तो रिश्तेदार क्या कहेंगे उस लिए आते हैं कुछ दिन के लिए लेने, या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी का कोई इशू हो तो उन वजहों से आते हैं। सिर्फ मतलब को लेके ही, अपने मतलब को लेके आते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने छोड़ा और उसके दिल से अंदर से उसको ये फील हुआ कि नहीं मैंने गलत किया तो इसलिए मुझे उनको लेना है, ऐसा कोई केस मेरे ध्यान में नहीं है। ऐसा कि लास्ट तक जो भी मदद होती है वो इस आश्रम की तरफ से ही होती है कि एंड टाइम पे उससे भी दुखद ये है, लेने तो नहीं आते, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर डेथ हो जाती है तो जिन्होंने एडमिशन कराई है, जब हम उनको इंटीमेट करते हैं कि भाई ऐसे आपके जिनको आपने एडमिट किया था उनकी ऐसे ऐसे उनकी डेथ हो गई है, तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं आप आइए और अंतिम क्रिया में आप अपना योगदान जो करना जैसे भी करना आप वो कर, अपने रीति रिवाज के मुताबिक करिए। तो उनका कोरा जवाब ना ही होता जी, आप करिए जो करना है। तो उस सूरत में आश्रम ही जो है वो सारा उनका अरेंजमेंट कराता है। एक दो केस जरूर हुए हैं रिसेंट पास में जहाँ लोग आए हैं वो फैमिली के नहीं, जो जिन्होंने एडमिशन कराई है। एडमिशन का यहाँ नियम ये है कि ब्लड रिलेशन में से कोई आना चाहिए, लेकिन ब्लड रिलेशन में जो उनको घर में ट्रीट नहीं करते वो यहाँ भी आकर राजी नहीं है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम आती है। फिर हम पुलिस की इंटरवेंशन कराते हैं कि अब हम उसको रोड पे मरते हुए तो नहीं देख सकते, अगर वो अदरवाइज 60+ है अपनी देखभाल कर सकता है तो भले ही आज उसको परिवार ने छोड़ दिया है लेकिन वो अपनी देखभाल करने लायक है, तो हम उनको यहाँ आश्रय देते हैं और जब तक उनकी वो जी रहे हैं तब तक सारी व्यवस्था उनकी करते हैं। डेथ के बाद भी उनके लास्ट राइट कराने के लिए आश्रम की तरफ से ही व्यवस्था की जाती है। कभी कभी कुछ जो भी उनके बच्चे वगैरह हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हाँ जी पेरेंट्स का कोई डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उस तब आते हैं। तब एक दो केस हुए हैं तो हम उनको डेथ के लिए उनको हम कह देते हैं कि वहाँ पे जाके जोगी गेट से जहाँ भी डेथ हुई है आप उनसे वो डेट वगैरह हम डेट उनको दे देते हैं, बाकी कार्रवाई आप। तब आपको भी लगता होगा कि देखो जब हमने बुलाया था तब ये आए नहीं, आज जो रिक्वायरमेंट पड़ रही है हमारे समाज में अब सबसे दुखद ये है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। ऑन एन एवरेज में अगर कहूँ तो 2 लोग डेली वो एडमिशन के लिए आ रहे हैं जिनके अपने रास्ते बसते घर हैं, और हम हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि आप अपने परिवार में अपनी एडजस्टमेंट करिए। अगर आपका परिवार के लोग नहीं करें तो आप ही थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा नम्रतापूर्वक आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी ये यहाँ पे बढ़ाने के, भाई हमारे यहाँ लोग इनमेट ज़्यादा आए या बढ़े, हमारा इंटरेस्ट उनके सुख में ही है। लेकिन वो लोग जो जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है वो ज़रूर यहाँ उनके लिए आश्रय। पर देखा जाए तो बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए कि पेरेंट्स जो हैं कि वो सब कुछ हार के हाँ जी चलो जी वृद्धाश्रम चले जाते हैं, क्योंकि कानून तो सबके लिए एक है। तो क्या इसमें सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्या ऐसे बच्चों पे कोई कानून नहीं होना चाहिए कि जो ये जो ऐसा कर रहे हैं? सरकार ने बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, बहुत सख्त कानून भी बनाए हैं और लेसन देने वाले कानून बनाए हैं कि अगर ऐसा करोगे तो उसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अभी तक सामने नहीं आई। रिसेंटली के हमारे 4-5 केसेस हैं, बंदे दर बदर भटक रहे हैं लेकिन नहीं। कोर्ट की डिक्री के बाद भी, कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद भी और पुलिस की इंटरवेंशन कराने के बाद भी उनको उनका ड्यू नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम विद द इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम विद द इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जुडिशरी, पुलिस और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन में गैप है। जब तक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके एक भी व्यक्ति अगर तकलीफ में है तो उसकी भी मदद करनी है, उसका भी कष्ट दूर करने में तीनों सारी एजेंसीज ने मिल के जब तक ये सहयोग नहीं करना, फैसला नहीं करना और आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए उसको इंसाफ दिलाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हेल्पलाइनें भी बहुत बनी। हमने हेल्पलाइन भी कॉल करके देखी। अब जो बुजुर्ग यहाँ आता है हम कोशिश करते हैं कि वो उसको यहाँ से कम वो निराश ना हो,
उसके लिए जो कुछ भी सरकार की स्कीम है हम वो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो जुडिशरी की इंटरवेंशन है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इंटरवेंशन कराने की है, पुलिस की इंटरवेंशन है, एसडीएम की इंटरवेंशन है। हम ऑन रिकॉर्ड वी कैन से कि हमने इंटरवेंशन कराने की कोशिश की है, लेकिन लाभ नहीं हुआ। उन लोगों के दुख तकलीफ अपनी जगह आज भी बरकरार है। हमारे यहाँ पे केसेस, एडमिटेड केसेस हैं, जो लोग यहाँ पे दाखिल हुए हुए रह रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से फारकती दी हुई है औलाद को, इतना टॉर्चर किया उनके बेटे बहू ने, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। बहू बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल लिया, आज वो आश्रम में है। और केसेस हैं, कितने ही अनगिनत केसेस हैं यहाँ। और उसका दुखद ये परिणाम ये हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को जब माँ बाप को घर से निकाल दिया, आदमी फिर किसी तरीके से गम खा लेता है। औरतों को शाक इतना लगता है कि मेरा रास्ता बस्ता परिवार, घर बार मैंने मेहनत से बनाया और हमें आज वृद्धाश्रम में छोड़ा गया। 2 लेडीज़ की डेथ हो चुकी है इस शॉक की वजह से। लेकिन जिन इन्फोर्सिंग एजेंसियों को इस पे काम करना है, उनका गैप बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आपके माध्यम से यह अपील है उन सभी एजेंसी के, खाली कानून बना देने से नहीं होगा। आपने हेल्पलाइन बनाई, आज आप देखिए जितनी भी एजेंसी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में, आप मुझे किसी का भी साइट पे जाके देखिए, सबके लैंडलाइन नंबर है। आप डीसी जम्मू से कांटेक्ट करना चाहें, आपको लैंडलाइन नंबर दफ्तर का मिलेगा। ये भी बताया जाता है आजकल एक ग्रीवेंस भी चली हुई है। ग्रीवेंस के पोर्टल में हमने ग्रीवेंस डाला है। 6 महीने से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने वो ग्रेटिंग लगानी थी, नहीं लगाई। पोर्टल पे कोई अपडेट ही नहीं है। मैंने बिजली की, मेरे घर के बाहर स्ट्रीट लाइट 1 हफ्ते से नहीं चल रही। 3 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, उसी पोर्टल पे कर चुका हूँ। ग्रीवेंस का भी कोई बेनिफिट कोई बेनिफिट नहीं है। वो कंप्लेंट क्लोज हो गई है विदाउट एनी एक्शन, क्लोजर रिपोर्ट हो गई। 3 बार में कर, एक्शन कोई नहीं हुआ। एक्शन कुछ नहीं है। इसमें सुधार की ज़रूरत है। हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। सिस्टम अपग्रेडेशन इज ए मस्ट। आप जब अथॉरिटीज़ के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ही अवेलेबल नहीं, शाम को आप किसी भी सीनियर अफसर का नंबर, जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलता है। आप डिपार्टमेंट से मांग लीजिए, नहीं मिलता है। लैंडलाइन जितने भी शो किए हुए हैं सिस्टम में, आप जेके की साइट पे जाके देख लीजिए, मैक्सिमम लैंडलाइन नंबर है। हम कहते हैं कि आपके पास एक ऑफिशियल नंबर है, वो ऑफिशियल पर्पजेस के लिए, आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालोगे? लेकिन नहीं, बहुत सी अथॉरिटीज़ के टेलीफोन नंबर पब्लिक डोमेन में नहीं है। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन 4 बजे के बाद या ऑफिस टाइम के बाद लैंडलाइन किसको कौन करेगा? अर्ली आवर्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कौन सुनेगा? और वो लैंडलाइन उठाते नहीं है। मैं 50 एग्जाम्पलें हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। समाज में प्रॉब्लम, आपको लगता है इसमें कोई क्वालिटी, इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए भी कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए, और आपको लगता है कि कोई डिपार्टमेंट होगा? वो डिपार्टमेंट भी इसी में शामिल हो जाएगा। आज वो अलग क्रिएट करते हैं। जितने भी सेटअप बनाए हैं हमने, नए क्रिएशन भी की है, कहाँ है कोऑर्डिनेशन? अब मतलब एक जिंदा एग्जाम्पल है कि आप अपनी साइट जिस पे आप ही ने लोगों को आह्वान किया है, सुझाव दीजिए, पोर्टल बनाए हैं, अगर पोर्टल इफेक्टिव ही नहीं है, काम ही नहीं करना है, तो बना के कह देने से तो नहीं होता है ना। ये वही है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्पलाइनें बहुत बनाई हैं, कुछ एक जगह बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, 2 राय नहीं है उसमें, लेकिन उनको हेल्पलाइन के आगे प्रॉब्लम जब बताई है तो इन्फोर्सिंग एजेंसियां, उनका कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब होता क्या है, मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरे को एंटी ले लिया जाता है, अदरवाइज ले लिया जाता है। आप कोई बात करें, हम लोगों को पॉजिटिविटी में लेना है कि अगर कोई चीज़ हमारे नोटिस में आई है तो हमने उस पर इमीडिएटली क्या हम बेस्ट एक्शन कर सकते हैं, वो नहीं हुआ। जैसे जो भी फैमिली जो आती है, कभी उनके जो नियर बाय जो सिविल सोसाइटी है, कभी उनको अप्रोच करने की कोशिश की कि चलो हमसे नहीं समझ रहे तो ये समझ, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम से इनको जानते हैं। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तभी वो लोग यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं। एक वेरी रिसेंटली शक्तिनगर का केस है। एक बुजुर्ग माँ जी हैं, दोनों बेटे जवान हैं, बहू बेटियों वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं। एक बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरा बेटा प्राइवेट काम करता है। वो माँ जी यहाँ 4 दिन पहले आई थी, कोई व्यक्ति उनको लेके आया था, आसपास रहता होगा। उनकी माँ जी की व्यथा वो बता रहे थे कि उनको कितना टॉर्चर हो रहे हैं। पड़ोसियों ने भी, लोगों ने भी, पास वालों ने भी एफर्ट करके देख लिए, लेकिन बस
कुछ लालच आ जाता है, उनको बुजुर्ग आज अनवांटेड लगने लगे। अरे आप ही के बुजुर्ग हैं यार, आप नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। बहुत सारी बातें जो हैं सर ने हमें बताई हैं। अब आप ही इसमें कमेंट करके बताओ क्या इसमें सही है और क्या गलत है। डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नहीं हो रहा है ये भी हमें बताइए। तो सर अब सारी बात को छोड़ के अब एक ही बात हम करेंगे आपसे, जो वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि से हाथ जोड़ के ये विनती है कि जो आज आपने बोया है, जो आप अपने बुजुर्गों के साथ आज कर रहे हैं, सूनर और लेटर वो वापस आपको पास आएगा। अगर आप मेंटली उसके लिए तैयार हैं तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज लॉ ऑफ नेचर यही कहता है जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जैसा हम करेंगे घूम फिर के हमारे साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो होना है, ये निश्चित है। तो इसलिए उन सब से विनती है ऐसा मत करें। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, वो परिवार भी और वो बच्चे भी जिनके पास अपने बुजुर्गों का साया है। जिनके पास बुजुर्ग नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है, उनसे कभी अकेले में बैठ के पूछो तो आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, आप बहुत समझदार लोग हो जिन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ जो कुछ भी किया है, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अभी वो नहीं आप घर में ले जा सकते, जो भी वजह होंगी आप उनसे गाब मिलिए, उनसे उनकी दुख तकलीफ समझिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनको अश्योर करिए माँ मैं दिल से आपके साथ हूँ, पापा मैं आपके साथ हूँ, ताकि उनको जितनी समय बचा है वापस उन्होंने नहीं जाना। ये उन्होंने भी मन बनाया, अच्छा वापस नहीं जाना, क्योंकि जिस दिशा से दशा से वो आए हैं वापस जाने का उनका कोई मोह। हो सकता है हमारी आज इस वीडियो को देखकर आज हम उन पेरेंट से भी कुछ बात करेंगे, रूबरू मिलाएंगे। अगर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को लगेगा कि नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, कोई आना चाहेगा हमारी इस वीडियो को देखकर, तो क्या आज वो पेरेंट्स दोबारा जा सकते तो हम तो उनको वेलकम करेंगे, जरूर जाए। अगर कोई बच्चे अपने माँ बाप को ले जाना चाहते हैं तो हम रुकावट थोड़ी ना बनेंगे। हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि भाई हम एडमिशन ही नहीं करते उन लोगों के जिनके अपने रस्ते बसते परिवार होते हैं, ताकि उनका घर ना टूटे। लेकिन अगर टूटा हुआ घर बसाने के लिए अगर बच्चे आके उनको लेना चाहें तो हम रुकावट नहीं बनेंगे उनके, हम भी खुशी खुशी उनको देंगे, ठीक है आप अपने परिवार के साथ जाइए, उनकी खुशी में अल्टीमेटली हमारी खुशी। जी शुक्रिया। सब तो पहले दे नमस्कार तुहानू, जय श्री राम। भगवान तंदरुस्ती दे तुसें की भगवान क्या आखना हूँ, मिगी मेरे को खुंदा नहीं, मिगी पता नहीं केह् आखना। कदों दे तुस इस आश्रम च? मिगी होई गे 20 साल। 20 साल हुई है। हाँ जी। कदी ना कदी परिवार ने मिलने की कोशिश की? ना मुड़े नहीं की मिलने की कोशिश, कुड़ियाँ आउंदियां ना फोन करदियां ना। उधर दे रोने वाले तो? अस इत्थों दे कुंजवानी दे। कुंजवानी दे रोने वाले। केह् नाम है तुहाडा? शांति मनास। शांति मनास। हाँ मनास फैमिली तो बड़ी अच्छी होती है। याद है, शांति मेरा नाम। अच्छा अच्छा, मनास तुहाडी याद है। हाँ ठीक है। और मेरे को नहीं खुंदा किसी मिगी नहीं आंदा आखन। कोई गल नहीं। बाकी बच्चों दी याद आंदी तुहानू? ना केह् करनी याद करिए, 20 साल होई गे ते रौंदे, उंदा केह् चेता करना, सानू कोई चेता नहीं आंदा। कुड़ियां बगाने घर नूं कुड़ियां दा आंदा कुछ थोड़ा बहुत, कुड़ियां दा मुंडे दा कोई चेता नहीं। ऐसी केह् मजबूरी होई कि बच्चों ने कदी सोचा नहीं कि अपने माँ बाप के बारे च, और तुस अज इधर हो? उ'नें जी बोलना गै बंद करी ओड़ेआ मेरे कन्नै, बाकी लड़ाई लड़ूई नहीं होई दी है। दोनें मियां बीबी ब्याह दे बाद बोलना बंद करी ओड़े? ब्याह दे बाद, ब्याह कोल पैह्लें नहीं हे ठीक आ मुड़ा, जिसलै ब्याह होया ते फिर कोई सालां दे अंदर अंदर गै उ'नें बोलना बंद कीता मेरे कन्नै। नूंहां ने भी नहीं गल करने की कोशिश की? ना जी, मगर सारी जड़ तो मुंडे दी हुंदी है। मुंडा सही होया तो जनानियां कुछ नहीं करी सकदियां, है ना। मुंडे के भी जंदे न भी नहीं तो फिर की करना। लड़ाई कोल पिट्ठ दित्ती दी खरी, लड़ाइयां झगड़े होन। इत्थे ठीक है सारा कुछ? इत्थे बड़ा शैल रखे दा सानू इन्हें। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं ना आंदी ना, कोई बीमार होई है कभी? नहीं, कपड़े धोने वास्ते कुड़ियां लगी दियां, भांडे मांजने वास्ते, प्रेस करने वास्ते, हरेक साहब आ जाने भी बड़ी सारी देखभाल करते न। हाँ बड़ी देखभाल करते न। सानू जी हुण घरा दी कोई याद नहीं आती है, हुण याद आती अगे जाने वास्ते, तो पता नहीं कदों टाइम आना ओकड़ा। हुण गोडे गने में चली नहीं सकती, हुण जीना खुट्टा है, जीना कोई नहीं है हुण। ते माता जी सब तो पहले तो तुहानू नमस्कार।
कुद्धर दे रौह्ने आह्ले तुस? मैं अमृतसर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ? मैंने 2 महीने हुए हैं। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ऐसा ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਮਜਬੂਰੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ तो ਪਿਆ? आपको पता ही है सर क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं परिवारों में, चाहे बहू की तरफ से हो जाए, चाहे मेरी तरफ से हो जाए, चाहे बेटे की तरफ से हो जाए, यही कुछ तो चलता है। इसी कारण कौन कहता है कि मैं घर से बाहर जाऊँ, वो भी बच्चों वाले, पोती पोतों वाले, कौन कहता है। गृहस्थ का ऐसा आश्रम है ना, वेद में शास्त्र में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इससे आने को दिल नहीं करता, लेकिन ऐसे हालात बन जाते हैं जो आना पड़ता है। मैंने इससे पहले 4-4.5 महीने अमृतसर के ही आसपास गुरुद्वारे में स्पेंड किए। किसी ने मेरा पता नहीं लिया, ना बेटे ने ना बहू ने। बंदा जाता जाता कहीं भी जॉब पे या कहीं भी फ़ोन ही कर लेता कि माँ तो है भी है कि मर गई है। कौन कौन है ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਵਿੱਚ वैसे? मेरा बेटा है, बहू है, पोता पोती, बेटियाँ अपने घर हैं। कितनी देर हो गई शादी बच्चों को की? 27 का मेरा पोता हो जाएगा अभी अगले महीने। 27 साल। हाँ जी, और 23 की मेरी पोती हो गई है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। और 2 महीने हुए हैं अभी आपको यहाँ पे 2 महीने हुए हैं। घर से ही हाँ कराया? जी। गुरुद्वारे में भी पहले रह रहे थे? पहले मैं 4 महीने उधर रह के आई हूँ, तो किसी ने नहीं पूछा, पता चल गया था उनको कि वहीं है, लेकिन आया कोई नहीं। कोई नहीं। तो आप ही बताओ, मैं जाऊँगी? कभी नहीं जाऊँगी अब तो। इतनी मुश्किल से बच्चों को पालन पोषण करते हैं और बाद क्या में करते हैं वैसे आपके बच्चे? वो बुक सेलर है, जॉब है उसकी प्राइवेट। उनकी शादी के बाद कुछ अनबन हुई या फिर मेरी उनकी बच्चों अभी की? शादी नहीं हुई किसी की भी, दोनों में से। सभी कुंवारी ही है? हाँ जी, उसके पोती की बाद भी? एंगेजमेंट हुई है। पोती की एंगेजमेंट हुई है। 15-20 दिन के बाद, एंगेजमेंट के 15-20 दिन बाद मैं आ गई। उनको पता नहीं कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। कितने बच्चे हैं? पोते कितने बताया आपने? एक पोता एक पोती। पोती की अभी हुई है ना? Arrangement। लड़के दोनों की शादी हुई है? दो लड़के हैं आपके? नहीं, लड़का मेरा एक ही अच्छा, है, एक ही लड़का है और उसकी शादी हो गई है। एक पोता पोती है। और आपके हस्बैंड वगैरह? अभी उनको 6 साल हो गए। 6 साल। उनको कभी ऐसे शर्म नहीं आएगी अब, मतलब कि बच्चे हैं, बच्चों ने नहीं कभी सोचा हमारी दादी के साथ तो बड़ा प्यार होता है बच्चों को? मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं उनके साथ ऐसा किया। घर ज़मीन वगैरह वो सारी आपके नाम की थी? नहीं, घर नहीं है मेरा, इसी कारण ही शायद टोंटबाजी बहू करती थी उसकी। रेंट पे रहते हो? हाँ जी, हम लोग शुरू से ही ना, सास ससुर वगैरह सभी रेंट पे ही रहते रहे। पाकिस्तान बनने से पहले के वो रेंट पे ही रहते थे, हम भी रेंट पे ही रहे। तो रेंट पे रहना कोई गुनाह थोड़ी है। आधी से ज़्यादा दुनिया रेंट पे रह रही है। वही ना। दुनिया रेंट पे रह रही है। कितनी बड़े सारे परिवार हैं जो आज अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हुए हैं। रेंट पे ही रहते थे, 4 भाई थे, 2 बहनें थी, वो भी रेंट पे ही रहते थे। आस्ता आस्ता उन दोनों का, मेरे से बड़े 2 जेठ, उनका बना। हमने सोचा शायद हम भी बने, फिर हम चले गए। जब लड़ाइयाँ थी इधर उग्रवादियों की अमृतसर में, फिर हम हिमाचल चले गए, वहाँ 9 साल रह के आए। और पोता और पोती ने भी नहीं कभी अपने पापा और मम्मा को बोला कि मम्मा ये क्या कर रहे हो? बोलते तो शायद मैं कुछ सोचती, उन्होंने भी नहीं कभी सोचा? पोते को भी माँ उनकी बड़ा कुछ बोल जाती थी कि मेरा मकान है, जाओ तुम दफ़ा हो, ये वो, मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ करती थी। मेरे को भी टोंटबाजियाँ, जाओ आप, मेरी जान छोड़ो, ये है अब वो। आपने क्या सोचा है आगे? मैंने जाना नहीं है सर, अब नहीं जाना कहीं। यहाँ सारी फैसिलिटी हैं, ये तो स्वर्ग है, भगवान का घर भी है और स्वर्ग है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे आऊँगी मैं। मेरी बेटी कब से मेरे को बोल रही थी, यहीं बख्शी नगर में है छोटी बेटी, वो ही फिर मम्मी चलो आप। इनके आपको जूतों लगता है कि कहीं ना कहीं बेटी को इस चीज़ का दुख है? उसको बहुत है, बड़ी बड़ी बेटी भी है, वो विडो है बेचारी, वो पठानकोट में है। अभी कल ही मैं रिसेंटली पड़दादी बनी, पड़नानी बनी हूँ। बेटी की बड़ी बेटी हुई है, परसों हुई है। उसने फिर भी कोशिश की कि मम्मा आप आ जाओ, पर बेटे और बहू ने नहीं कभी सोचा, ना कभी पोते ने सोचा? लेके आई मेरे को बख्शी नगर वाली छोटी बेटी मेरी, यहाँ पे वो लेके आई। कहती हमने रुलने के लिए थोड़ी छोड़ना है। बाकी हस्बैंड के टाइम पे मैं बड़ी अच्छी रही, कभी किसी बार, वो मैकेनिक थे बिजली के काम के, 20 में गई, वो गए हैं वो 2020 में। देखो जी, बड़ा दुख होता है जब माँ बाप बच्चों की शादी करवाते हैं, बेटियों की शादी करवाते हैं, उसके बाद कोई एक ऐसी, ये क्या बात आ जाती है कि आज लड़कों की वजह से पेरेंट्स आज यहाँ पे। बेटा बोलता ही नहीं कुछ भी, पंजाबी में कहते हैं कि नीचे लगा हुआ है, वो कहते हैं ना, वो बोलता ही कुछ नहीं है। एक्चुअली वो भी दबाया गया हुआ है कि मेरे सास ससुर का मकान है, यही बात हो गई ना।
वो तो बेटे के कभी सास ससुर ने भी नहीं बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब कि उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं आया? उन्होंने भी कभी सास ससुर ने कभी जो पंजाबी में क्या बोलते हैं कुड़म बोलते हैं, कभी उन्होंने भी नहीं सोचा कि हाँ भाई साड़ी कुड़म कुत्थे जा रही है? वो भी कैसे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी हाथ हो सकता है। उनकी भी बेटियां हैं यहाँ पे, मतलब भाइयों की। अच्छा, हाँ, पोती की शादी होनी है, जैसे ये सीढ़ियाँ हैं ना, इतना फ़र्क है बस गली में। मतलब उन्होंने भी नहीं कभी ऐसा किया? वो नहीं कहा होगा तो तभी नहीं ना, कोई फ़ोन ही नहीं आया। देखो जी, अब आप इसमें क्या कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। पर जहाँ तक भी हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की, परिवार ने यही कहा कि हम बहुत खुश हैं, यहाँ स्वर्ग है ये। मतलब कि क्या फ़ायदा उस परिवार में बैठने का कि ऐसा कर्म कमा लें कि आगे भी जाते। मंदिर है, दिल का भी मंदिर है, मन का भी मंदिर है। हम आप ऐसी एक ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने ये एक संस्था बनाई हुई है और कुछ बुजुर्गों को यहाँ पे रहने का एक अवसर दिया हुआ है। मैं तो ये बना दी ट्रस्ट हम लोगों के लिए। नमस्कार, सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम कुलभूषण शारदा। ਉਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? मैं जम्मू का ही हाँ। ਜੰਮੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? शहीदी चौक बावे वाली गली। शहीदी चौक बावे वाली गली। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੀ ਚੌਂਕ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮਰੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਏ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਨਾ? ਉਹ ਸਭ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਜੋਲੇ ਤੱਕ ਭਰਾ ਆਏ ਹੀ ਉਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਜੋਲੇ ਭਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਏ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 14 ਸਾਲ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਇਸੇ ਆਪ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਵਜੇ, ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ। 9 ਸਵਾ 9 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਚਾਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਸਾਢੇ 7 ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਕਮਰਾ ਸ਼ਮਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਉਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ? ਆਰਟਸਪੁਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੂੰਹ ਕਹੇਗੀ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋਈ ਉਹਨੇ ਬਕਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਕਣੀ। ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। 1.5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਸਟ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ 2000 ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਖੁਦ ਆਪੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੋ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏ, अपने हथी तोड़ा तो मैंने सुख शांति मिले। तो जैसे कि सर की बहुत सारी बातें हमें अच्छी लगी, तो आज अगर आपको भी कहीं अपनी गलती का कोई एहसास होता है तो ज़रूर यहाँ पर आकर अपने पेरेंट्स के साथ रूबरू हो, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप उनको लेके जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अमन कुमार A.1 सोशल इन्फॉर्मेशन टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।